नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्रिंस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य विज्ञान का सेट नंबर 11 आज हम करने वाले हैं। 40 क्वेश्चन हम डेली करते हैं। आज को मिला के 440 प्रश्नों को आप कर लोगे। देखो, एनटीपीसी डेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन निकल के आ गया है। 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। ग्रुप डी का कोई ना कोई नोटिस 100% निकल के आएगा आपके एग्जाम डेट से रिलेटेड। जो भी टाइम बचा है इसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है, इसी में आपको तैयारी करनी है। तैयारी कहो या रिविजन कहो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। रुकमनी की क्लास शाम को चलती है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव की क्लास सुबह चलती है, दोनों साइंस चल रही है, ठीक है। जल्दी रीजनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। कुछ नया सरप्राइज आने वाला है, वो आपको कल पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये वाली पीडीएफ हमारी स्टैटिक जीके की कंप्लीट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टैटिक जीके के अलावा रेलवे ग्रुप डी में करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके पढ़ लेते हो ना, तो आपका जीके वाले पोर्शन में आराम से 12, 13, 14 क्वेश्चन करके चले आओगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे साइंस की। साइंस के क्वेश्चंस की बात करें, साइंस में आपको 3-4 चीज़ें मैंने बताई पढ़नी। तो हमारा क्लास पढ़ना ये वाला लूसेंट की थ्योरी वाली क्लास बुक आप खुद से पढ़नी है। इसके अलावा लूसेंट ऑब्जेक्टिव आपको क्लास से देखना है। इसके अलावा ये पीडीएफ पढ़ना है। इसके अलावा हमारी रुकमनी जो प्लेटफॉर्म की बुक की क्लास चलती है शाम को, उसको देखना है, ठीक। तो पीडीएफ भी उतना ही जरूरी है जितना क्लास। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। अगर जो चंद्रमा पर हो, आप धरातल से दूर कोई विस्फोट होता है तो सुनाई नहीं पड़ता। क्यों नहीं सुनाई पड़ता भाई? भाई चंद्रमा पर क्या एटमॉस्फेयर है? नहीं। क्या वायुमंडल उपस्थित है चंद्रमा पर? नहीं। इस कारण से चंद्रमा पर धरातल से दूर कोई भी विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर धरातल से दूर कोई भी विस्फोट हमें सुनाई नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है। क्यों भाई? क्यों अंधेरे में उड़ सकती है? चमगादड़ को अंधेरे में दिखाई थोड़ी देता, हम कहते दिखाई देते। चमगादड़ एक अति तरंगे छोड़ती हैं, ठीक है, तरंगे छोड़ती हैं। अब ये जो तरंगे होती हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं, ये अब मान लो यहाँ पे चमगादड़ है, ये दीवार है। चमगादड़ तरंगे छोड़ा, तरंगे ऐसे ऐसे जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, और कहीं अगर जो आगे दीवार बैरियर्स पड़ा तो तरंगे रुक जाएंगी ना, रुक के वो वापस आ जाती हैं चमगादड़ के पास। तो चमगादड़ को पता चल जाता है कि क्या है भाई, आगे बैरियर्स, आगे खतरा है। तो ये जो अति तीव्र तरंगे होती हैं ना, उसको रास्ते का नियंत्रण करती हैं, आगे उसको खतरे जो भी आने वाले हैं उसको बताती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए उड़ सकते हैं, ठीक है, पहला ये है। दूसरा, चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला तो सही है, यहाँ पे चमगादड़ रात्रि में बिना किसी से टकराए उड़ सकते हैं, ये तो सही है। लेकिन ये वाला गलत है, इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती, ये गलत है। यानी कि ए वाला सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि ध्वनि की चाल कितनी रहेगी? उतनी ही रहेगी, यानी कि 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज किसमें यात्रा कर सकती है? क्या आंसर होगा भाई? ध्वनि सबसे तेज किसमें यात्रा कर सकती है? स्टील में, वायु में, निर्वात में या जल में? तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इस हिसाब से स्टील इसका राइट आंसर होगा। स्टील में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। एक तो आपकी बिजली को हम बोलेंगे लाइट। क्या बोलेंगे भाई? लाइट बोलेंगे। गर्जन को बोलेंगे हम साउंड, ठीक है। अब बताया, अगर जो मैं पूछूं भाई लाइट की स्पीड तेज है या साउंड की, तो कहोगे लाइट की स्पीड से तेज है। इसलिए जब भी बिजली चमकती है तो हमें लाइट पहले दिखाई देती है, जबकि साउंड की जो आवाज़ आती है, ठीक है, गर्जन की, वो हमें बाद में सुनाई देती है। तो क्या होगा भाई इसका आंसर? प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, ठीक है। इस कारण से हमें जो लाइट होती है, चमक, वो हमें पहले दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना है? तो वायु में ध्वनि का वेग की बात करें, कितना है भाई? 330 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? इसको मैंने इसी क्लास में मैंने बताया कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ठोसों में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 की बात करें। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है भाई?
ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में समान होता है। अभी मैंने बताया ठोसों में सर्वाधिक होती है, तो समान कैसे हो जाएगा सभी में? भिन्न भिन्न होता है, ठोसों में अधिक होती है, ये आपका सही हो जाएगा। ध्वनि का वेग विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोसों में आपका सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यदि 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? 20 डिग्री तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? भाई यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 की बात करें, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है भाई। आए सही है, ठीक है, सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, जी हाँ, दाब पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत आंसर होगा, ठीक है। आर्द्रता में बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है भाई? तापमान बढ़ने से घटता है, तापमान घटने से बढ़ता है, या तापमान पर आश्रित नहीं रहता, या तापमान के घटने से घटता है, क्या आंसर होगा? तो वायु में ध्वनि का वेग की बात करें, तापमान के घटने से घटता है। क्या होता है? तापमान यानी कि टेम्परेचर के घटने से घटता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर। कथन ए क्या है भाई? रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और फिर सीटी बाद में सुनाई पड़ती है, ठीक है। कारण क्या है भाई? प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो यहाँ पे ए और आर कहीं ना कहीं दोनों सही है, ठीक है। लेकिन अगर जो मैं व्याख्या की बात करूं, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है, ये तो सही है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या, रेलगाड़ी की इंजन भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में, ये देखो यहाँ पे लाइट की बात हो रही है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है तो सही है यहाँ पे, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर, परंतु ये ऑप्शन नंबर बी होगा, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं किसकी चाल से भाई? पराध्वनिक विमान जो होते हैं वो ध्वनि की चाल से अधिक उड़ते हैं, ठीक है। ध्वनि की चाल से अधिक से उड़ते हैं। ऑप्शन ध्वनि की चाल की अधिक स्पीड कितनी होती है? ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, इससे अधिक स्पीड से उड़ते हैं पराध्वनिक विमान, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को बोलते हैं मैक संख्या, मैक नंबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 16 की बात करें, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, किसके वेग में निकालने में किया जाता है? तो मैक अंकों का प्रयोग आपका वायुयान के वेग को निकालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किसमें मापा जाता है भाई? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण की बात करें, मापा जाता है डीबी में, यानी कि डेसिबल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कैसी होती है? साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, जो नॉर्मल हम बातचीत करते हैं, 30 से 40 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 19 की बात करें, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, क्या कहलाती है? ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, क्या कहलाती है भाई? जिसको बोलते हैं पिच या तारत्व, पिच या तारत्व बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 20 की बात करें, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो इसका लक्षण होता है तारत्व या पिच। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्यों? महिलाओं की क्या देखो, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्या कम होता है भाई? देखो यहाँ पे तारत्व जब अधिक होगा, देखो तारत्व जब अधिक होगा तो आवाज़ तीक्ष्ण होगी, ठीक है, पतली होगी। लेकिन तारत्व जब कम होगा तो आवाज़ मोटी होगी। पुरुषों का तारत्व कम होता है, इसलिए आवाज़ उनकी मोटी होती है। महिलाओं का तारत्व जो होता है वो अधिक होता है, इसलिए आवाज़ उनकी पतली होती है, ठीक है। तारत्व क्या होता है भाई? अधिक होता है। महिलाओं की पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ें अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है, ठीक। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? ठीक है, छोटे बच्चों की आवाज़ क्यों प्रिय लगती है भाई? इनका तारत्व क्या होता है? इनका तारत्व अधिक होता है।
ठीक है, इनका तारतम्य जब अधिक होगा तो इनकी आवाज हमें तीक्ष्ण होगी। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? बच्चे की आवाज का तारतम्य पुरुषों की आवाज के तारतम्य की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली श्रील होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज का क्या अधिक होता है भाई? आवृत्ति। ऑप्शन के हिसाब से देखें तारतम्य नहीं ना है तो यहाँ पे आवृत्ति भी अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाए तो उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके अंतर के कारण किया जा सकता है? ठीक है, क्या आंसर है भाई? यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न किस ध्वनि के भेद के कारण अंतर किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा केवल ध्वनि गुणता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? तो इसका आंसर होगा ध्रुवण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। ध्वनि तरंगों की डेसिबल में वह सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। तो इसका आंसर होगा भाई लगभग 95 डेसिबल कह सकते हो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 27 क्या है भाई? निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो ध्वनि प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हवाई जहाज के उड़ान भरने से। हवाई जहाज के उड़ान भरने से सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण आवाज़ होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 28 की बात करें। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह घटना जो है किसका उदाहरण है? ठीक है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह घटना किसका उदाहरण है भाई? यह है डॉपलर प्रभाव का, डॉपलर इफेक्ट का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 29 की बात करें। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। क्यों भाई? क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, कह सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, या फिर हाँ यही कह सकते हो। क्या होगा इसका आंसर भाई? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है या फिर ध्वनि प्रचारित करने का कोई माध्यम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें ध्रुवण इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। 31 की बात करें। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। क्यों भाई? चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्यों? देखो, अब हथेली जब किसी को लंबी दूरी तक आपको वॉइस भेजना हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में भेजना हो तो आप हाथ को लगा लेते हो ना, तो क्या होगा? इस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसका प्रसार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में के लिए किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है भाई? ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 33 की बात करें। प्रतिध्वनि का कारण है, इनमें से क्या आंसर होगा? प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का कारण है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 की बात करें। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 17 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 35 की बात करें। रडार की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रडार की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये आधारित होती है रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, रेडियो तरंगों के परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो 1/10 सेकंड से अधिक। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 37 की बात करें। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत, फर्श व किसी रेशेदार पदार्थ या कालीन, ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है भाई? आप सिनेमा हॉल गए होंगे, वहाँ पर भी देखे होंगे पर्दे से ढके हुए होते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है ध्वनि का जो अवशोषण होता है, यानी कि प्रतिध्वनि होता है, इको को रोकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें। ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ये रहता है 1/10 सेकंड तक। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 39 की बात करें। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं?
ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ये उत्पन्न करते हैं परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ा होना चाहिए? एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? ध्यान रखिएगा ये 56 फीट। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक, तो आई होप आपको ये 40 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। ठीक है, सेट ऑब्जेक्टिव बुक आपकी उसी से हम करा रहे हैं। 40 के 40 पूरे बुक को कवर करेंगे, पूरे बुक के साइंस को कवर करेंगे। ठीक है, फिजिक्स लगभग 12 वीडियो और बचा है, 12 क्लास और बची, उसके बाद हम बायोलॉजी में एंटर हो जाएंगे। रुक्मणी की बायोलॉजी की क्लास शाम को चल ही रही है, 8 क्लास हो चुकी है। 18 वीडियो में पूरा रुक्मणी खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसमें भी हम फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक, चलिए क्लास में खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए